Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. My name is Sundarpal and we are going to discuss people development and environment. ये जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की जो यूनिट है ये आपको सभी को पता है 5 क्वेश्चन आने हैं यानी कि 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टारगेट है 10 आउट ऑफ 10 यानी कि हमें 10 में से कितने नंबर चाहिए 10 चाहिए। अगर 10 में से हमारे पास 10 नंबर आएंगे तभी हम जेआरएफ को टारगेट कर पाएंगे। सो हमारी तो यही कोशिश है कि आपका नेट ही नहीं जेआरएफ भी हो। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले आज पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। और सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स लिए हैं। अक्सर मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं इन सभी लॉज और प्रोटोकॉल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं, इनके पर क्वेश्चन बनते हैं और हमें डेट वाइज याद करने हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हों। तो सबसे पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में आया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये 1988 में आया। चिपको मूवमेंट, थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है ये 1973 के अंदर आता है, 1973 के अंदर। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात करें तो ये 1972 के अंदर आता है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। नैरोबी डिक्लेरेशन जो है ये 1982 के अंदर आता है, नैरोबी डिक्लेरेशन। उसके बाद में हमारे पास आता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है ये 1985 के अंदर आता है। और लास्ट में हमारे पास 7वें नंबर पर आता है अर्थ समिट जो कि 1992 में आता है। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो फिर से देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, चिपको मूवमेंट 1973, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, वियना कन्वेंशन 1985, अर्थ समिट 1992। आपको इन सभी की एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट लॉज और प्रोटोकॉल करवा रहा हूं आप इनकी एक लिस्ट बनाई ताकि आपको एग्जाम में कम से कम टाइम के अंदर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट आती है वो आती है 8th नंबर पर क्योतो प्रोटोकॉल। ये जो क्योतो प्रोटोकॉल है ये 1997 के अंदर आता है। क्योतो प्रोटोकॉल 1997। नेक्स्ट आता है हमारे पास नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल जो है ये भी जापान में हुआ था और नागोया भी कहाँ पर हुआ था, जापान में। तो दोनों के दोनों प्रोटोकॉल हैं। अगर इसकी कंट्री की बात करें तो ये जापान के अंदर हुए थे। तो क्योतो प्रोटोकॉल 1997 एंड नागोया प्रोटोकॉल जो है ये 2010 के अंदर आता है, 2010। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट मिनामाता कन्वेंशन। मिनामाता कन्वेंशन अगर मैं बात करूँ, ये मिनामाता ये भी जापान से रिलेटेड है, तो ये 2013 के अंदर आता है। सबसे लास्ट हमारे पास आता है पेरिस एग्रीमेंट। और जो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 2015 के अंदर आता है। और हमारे पास सबसे लास्ट में आता है किगाली अमेंडमेंट जो है वो 2016 के अंदर आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो लॉज एंड प्रोटोकॉल्स की बात की तो मैंने एक 12 की लिस्ट दी है, यानी कि 12 के 12 सारे इम्पोर्टेंट हैं। बट हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे क्योतो प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है। डेट वाइज आपको याद रखना है। मैंने आपको डेट वाइज लिस्ट दे दी है कि याद करना ना करना यह आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ नहीं, एक लिस्ट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आप इधर उधर घूमें आप इसको एक बार देखते रहना। अक्सर आप फ़ोन आपके हाथ में रहता है, इसको देखना है और देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा क्योतो प्रोटोकॉल की अंदर का थोड़ा सा मसाला हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इस मसाले में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो डेप्थ में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो ये जो क्योतो प्रोटोकॉल है जो 1997 के अंदर आया, ये प्रोटोकॉल जो है ये मेनली टॉकिंग अबाउट टू रिड्यूस GHG
यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज। ये जो क्योतो प्रोटोकॉल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात की गई, जोर दिया गया, वो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने की बात की गई। और ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर बात करें तो सबसे जो मोस्ट डेंजरस जो गैस है आपको सभी को पता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो CO2 को कम करने की इसमें टारगेट रखा गया। और ये जो क्योतो प्रोटोकॉल है इसको लागू कब किया गया, ये 2005 में। सो इट वॉज साइंड बाई 150 कंट्रीज। ये 150 देशों के लोगों ने, जो 150 देश हैं उन्होंने इसके ऊपर साइन किया गया क्योतो प्रोटोकॉल के ऊपर कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये फ्यूचर के अंदर हमारी ये जो ह्यूमन बींग है उसके लिए क्या है, डेंजरस है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस किया जाना चाहिए। तो ये 150 कंट्रीज ने इसको पार्टिसिपेट किया और इसका मेन टारगेट था ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना। अगर मैं इसके अंदर एक बात करूं तो इसके अंदर 2 कमिटमेंट पीरियड थे। ये जो क्योतो प्रोटोकॉल है इसके 2 कमिटमेंट पीरियड थे। अगर मैं पहले कमिटमेंट पीरियड की बात करूं फर्स्ट की, तो ये जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था ये 2008 से 2012 ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था। और सेकंड जो था, अगर मैं सेकंड कमिटमेंट पीरियड की बात करूं तो इसको दोहा, ये जो दोहा अमेंडमेंट था इसके अंदर इसके अंदर बात की गई। और ये जो पीरियड था 2013 से लेकर के 2020। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्योतो प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास 2 कमिटमेंट पीरियड आते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने का जो टारगेट रखा गया, पहला टारगेट रखा गया 2008 से लेकर के 12 और सेकंड टारगेट रखा गया दोहा अमेंडमेंट के अंदर 2013 से लेकर के 2020। तो ये क्योतो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आशा और उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अक्सर क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो एग्जामिनर ही जानता है, लेकिन हम जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर की एनालिसिस करते हैं तो अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है POPs, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, इसमें जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो यूनिट है इसके अंदर बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जिसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और आपको याद रखना भी वो इम्पोर्टेंट है। मैंने उस लिस्ट को इससे पहले वाली वीडियो के अंदर सारी की सारी लिस्ट को मैंने डाल रखा है। लगभग 25 से 30 वो टर्म है जिसको मैंने समझाया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएँ और चीज़ें समझ पाएँ। तो अब हम आते हैं POPs के अंदर। ये जो POP है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि एक ऐसा केमिकल है जो कि क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली रहता है। यानी कि ये नहीं कि एक बार हुआ वायरस और उसके बाद में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये परसिस्टेंट है, लगातार बना रहता है इन्वायरमेंट के अंदर। और ये क्या है, दीज आर कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। ये बच्चों कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये वेरी डेंजरस हैं। किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एज वेल एज लिविंग बींग्स के लिए। यानी कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी डेंजरस हैं और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए क्या है, खतरनाक हैं। तो ऐसे अब इसके ऊपर अगर आप POP के ऊपर अगर आप चेक करने लग जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको हज़ारों लाखों वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस POP के बारे में क्या पढ़ना है। यानी कि आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इस चीज़ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता चल गया कि POP इम्पोर्टेंट है, बस इसके अंदर पढ़ना क्या ज़रूरी है वो ये है, जो मोस्ट वेल नोन POP हैं वो ये हैं। तो आपको इन चारों का नाम याद रखना है बस, और ये कह सकता हूँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने POP को छोड़ दिया तो यानी कि आप 2 नंबर छोड़ सकते हैं। तो मोस्ट वेल नोन POP जो हैं वो डाइऑक्सिन्स, फुरान्स, PCB एंड DDT। ये 4 नाम याद रखने हैं आपको। और ये 4 जो
वेल नोन पीओपी है वो क्या है, डाइऑक्सिन्स, फ्रांस, पीसीबी एंड डीडीटी। आपको ये याद रखना है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल आपको इसकी फुल फॉर्म है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और उसके बाद में हमारे पास आता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जी मच्छर मारने के काम आता है डीडीटी। डीडीटी जो है ये मच्छर मारने के काम आता है, और ये ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड है। ये जो डीडीटी है ये क्या है, ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स। तो आपको चारों का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पीओपी समझ गए आप, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट फुल फॉर्म है, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और ये कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। जितने भी लिविंग बींग हैं उनके लिए खतरनाक हैं। इनके 4 पीओपी हैं, डाइऑक्सिन्स है, फ्रांस है, पीसीबी है, डीडीटी है। डीडीटी जो है ये मच्छर मारने के काम आता है, और ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स है। तो ये छोटी सी आपको इसकी जो समरी है ये याद रखनी है। आपके 2 नंबर यहाँ से बन सकते हैं डेफिनेटली। तो जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चों वो टॉपिक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन बना गया है, पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काफ़ी हैं। आपको ये सिर्फ 2-4 लाइनें दिख रही हैं, मगर ये 2-4 लाइनें निकालने के लिए मेरे को कई घंटे लगाने पड़े हैं। तो आपको ये 2-4 लाइनें भी अगर आपको ठीक से अपनी याद कर ली, ठीक से इनका सिस्टम याद कर लिया, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ओडीएस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माने आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो आपको यहाँ से नाम ही पता चल जाना चाहिए कि ओजोन की बात आते ही आप समझ गए कि ये O3 की बात कर रहा हूँ मैं, ओजोन लेयर की। और ये क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है उसको, यानी कि उसको वीक कर रहा है। ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ये वीक। और क्या है सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे मैनमेड सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसी मैनमेड गैसेज हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी ओजोन लेयर को वीक करती हैं। अगर ओजोन लेयर को वीक करेंगी तो हमारी जो सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो डायरेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर आएंगी। और अगर ये अर्थ के ऊपर आएंगी सारी की सारी, तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी जो रेज हैं अर्थ के ऊपर आएंगी, तो इससे हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो क्या होगी, इफेक्ट करेगी। तो ये जो जनरली जो गैसेज हैं, सो दीज आर मैनमेड गैसेज, ये मैनमेड हैं, ये सब्सटेंसेज हैं, जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं ये मैनमेड हैं। एंड मेक एंड डिस्ट्रॉय, ये क्या कर सकते हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जनरली क्या है, स्टेबल है इन ट्रोपोस्फेयर। ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं ये जनरली स्टेबल इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपको पता होगा कि जो हमारी जो अर्थ है इसके अंदर एक ट्रोपोस्फेयर है और एक क्या है, कई सारी लेयर हैं। तो ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। मोस्ट वेल नोन ओडीएस आर, अगर मैं वेल नोन ओडीएस की बात करूं, आपको ये लिस्ट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये लिस्ट आपको 2 नंबर दिलाएगी, ये जो छोटी सी लिस्ट है ये आपको 2 नंबर दिलाएगी। सो ऐसे सब्सटेंसेस कौन से हैं जो ओजोन लेयर को क्या कर सकते हैं, डिप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये 1 2
हेलोन्स 1, मिथाइल ब्रोमाइड 2, मिथाइल क्लोरोफॉर्म 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड 4, CFC 5, HCFC 6, यानी कि 6 सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं। तो ये 6 सब्सटेंसेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे अगर आप क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में अगर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसे टॉपिक को अगर आप छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आपका जो JRF का टारगेट है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो अगर आपको JRF चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।